हेलो नमस्कार दोस्तों। जीडी क्लासेस 96 यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंदर अपन श्वसन के बारे में बातें की थी और उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको यहां पर एनिमेशन के द्वारा बता रहा हूं। तो ध्यान देना, मुख्य रूप से यहां पर आपको समझना है कि जो एनिमेशन के द्वारा जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अर्थात निःश्वसन व उच्छ्वसन के बारे में बात की गई है, तो इसको आप ध्यान से समझिए और ध्यान से इस जो मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से ये आपको बातें यहाँ पर ये एनिमेशन दिखाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए इसके बारे में। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये मानव के जो लंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर थोरेसिक कैविटी आपको दिखाई दे रही है और थोरेसिक कैविटी के ऊपर आपको सबसे ऊपर रिब केज दिखाई दे रहे हैं और रिब केज के नीचे की तरफ जो डायफ्राम आपको डोम शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और इसके बाद में यहाँ पर देखो बीच में आपको हार्ट भी दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर जो आपको प्लूरल मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही है लंग्स की। और ये राइट लंग्स है जो कि 3 भागों में बंट गया, राइट सुपेरियर, राइट मिडल और जो ये राइट इंफीरियर, ये राइट लंग्स था 3 भागों के अंदर बट गया। यहाँ पर अपन देखेंगे लेफ्ट लंग के बारे में, जिसके अंदर कार्डियक नोच होने के कारण यहाँ पर लेफ्ट सुपेरियर और लेफ्ट इंफीरियर 2 भागों में बटा हुआ है, ये छोटा होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखा आपने, अब आपको दिखाऊंगा ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो कि ट्रेकिया के विभाजन से बनी है और ट्रेकिया के ऊपर सी लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको ये सी कार्टिलेज, और ये मजबूती से पकड़े रहते हैं किसको, ट्रेकिया को। ट्रेकिया को ऊपर अपन जाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है ग्रसनी और ग्रसनी के बाद में अब आपको दिखाई देगा, यहाँ से अपन समझेंगे इनहेलेशन की प्रक्रिया को, ठीक है ना। तो इनहेलेशन क्या होता है, अब देखिए इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आपके यहाँ ये जो वायु आपके फेफड़ों में प्रवेश कर गई और यहाँ पर आपके, अब आप देखेंगे एक्सहेलेशन की प्रक्रिया को। एक्सहेलेशन की प्रक्रिया को देखिए, इस प्रक्रिया को देखने के बाद यहाँ से देखिए ये वायु बाहर निकल रही है, तो ये है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन के अंदर वायु प्रवेश किया और एक्सहेलेशन के दौरान वायु बाहर निकली। तो कहने का मतलब अब इन गैसों का किस तरीके से आदान प्रदान हुआ ये बात आपने देख ली है, ठीक है ना। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा इस एनिमेशन में कि किस तरीके से ब्रीथिंग की जो प्रक्रिया है वो हुई है, ठीक है ना। अब मैं बोर्ड पर आपको इस ब्रीथिंग में निःश्वसन और उच्छ्वसन की जो डिटेल है उसको समझाने वाला हूं, तो आप एक बार इस वीडियो को जारी रखिए, मैं आपको निःश्वसन और उच्छ्वसन के बारे में विस्तार। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपने एनिमेशन के अंदर लंग्स के आकार को देखा था। मैंने आपको बताया था कि जो लंग्स होते हैं उस लंग्स के अंदर जो डायफ्राम की पोजीशन थी उसको आपने देखा था कि कहां पर जो डायफ्राम होता है। और मैंने जब पहला वीडियो बनाया था जो कि श्वसन का था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो 3 तरीकों से होती है। पहली प्रक्रिया को अपन ने नाम दिया था ब्रीथिंग, क्या नाम दिया बोलो रे, ब्रीथिंग नाम दिया। दूसरी प्रक्रिया का जो मैंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, दूसरी प्रक्रिया को अपन लोगों ने नाम दिया था एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का परिवहन। क्या नाम दिया, गैसों का परिवहन, याद कर लो एक बार, गैसों का परिवहन। और इसके बाद में तीसरी जो प्रक्रिया थी मैंने कहा था कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है जहां पर ऊर्जा बनती है किस तरीके से, ये अपन लोग अपन बात करने कोशिकीय श्वसन। और ब्रीथिंग के अंदर मैंने कहा था, अपने पहला वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है, मैंने क्या कहा था कि श्वसन और ये जो ब्रीथिंग है इसके अंदर आपको मैंने स्पष्ट अंतर करके समझाया था। तो कहने का मतलब ये जो ब्रीथिंग होती है ना, इसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक तो आपका कौन सा था, इनहेलेशन, क्या था, और एक क्या था, एक्सहेलेशन। कहने का मतलब निःश्वसन, कौन सा है, निःश्वसन। और एक इसको अपन प्रश्वसन भी कहते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रश्वसन कह सकते हैं, निःश्वसन कह सकते हैं, इनहेलेशन कह सकते हैं। और ये क्या है, ये उच्च श्वसन, क्या है, उच्च श्वसन। तो 2 तरीके से हो गया श्वसन, एक हो गया इनहेलेशन और दूसरा क्या हो गया, एक्सहेलेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये उच्च श्वसन हो गया। अब दोनों को समझना है। आपने एनिमेशन में क्या देखा, इन दोनों को देखा, आपने देखा ना किस तरीके से कुपिका इस तरीके से फूल रही थी, कुपिका फूल रही, एल्वेओलाई, पिछले वीडियो में बताया था ना एल्वेओलाई की पोजीशन, मैंने डायग्राम से बताया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो उच्च श्वसन की जो प्रक्रिया है और जो निःश्वसन की प्रक्रिया है वो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। क्या करूंगा, इन दोनों प्रक्रिया, क्योंकि ब्रीथिंग को समझना है अपने को, ब्रीथिंग को समझना है। अब देखो वायुमंडल है ना अपना,
इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। जैसे कौन कौन सी है? वायुमंडल के अंदर आपको पता है कि सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है? 78% है। कितने परसेंट है? 78% है। और उसके बाद में मैंने कहा था यहाँ पर ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन थी। और उसके बाद में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको CO2 कहते हैं, वो कितनी होती है? 0.03% होती है। ठीक है, कितनी होती है? 0.03%। और कौन सी गैस है? तो यहाँ पर अपने को पता है एक आर्गन गैस और होती है, वो कितनी होती है? वो 0.93% होती है। ठीक है, और कौन सी होती है? तो अदर गैस होती है, अन्य गैसें होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये तो अपनी कितनी, ये वायुमंडल के अंदर गैसें होती है। इसका मतलब हो गया कि जब आप निःश्वसन करते हैं तो कोई अलग अलग गैसें नहीं लेते हैं, आप सभी गैसों, आपने क्या कर लिया? सभी गैसें निःश्वसन। एक बार जब सांस लिया आपने तो संपूर्ण जो वायुमंडल में गैसें थी उन सभी गैसों को आपने क्या कर लिया? इनहेल कर लिया। अब क्या होता है? अब ये वापस आ जाती है। क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। तो श्वसन के अंदर क्या हुआ? देखो इधर, यहां से आपने नाइट्रोजन इनहेलेशन के अंदर आपने नाइट्रोजन को भी ले लिया, आपने ऑक्सीजन को भी ले लिया, और आपने CO2 को भी ले लिया, आपने आर्गन को भी ले लिया, और अन्य जो गैसेस थी उन सभी को आपने ले लिया। ये मिक्स फॉर्म में चली गई आपके अंदर। और जब आप वापस गैसों को छोड़ते हैं, जब आप वापस गैसों को छोड़ते हैं तब आप क्या करते हैं? ये देखो, ये उत्सर्जन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन थी, इस नाइट्रोजन को आपने पूर्ण रूप से छोड़ दिया। कहने का मतलब 78 थी, 78 आपने वापस छोड़ दिया। लेकिन जो ऑक्सीजन थी, इस ऑक्सीजन से आपने कितना परसेंट? 21% लिया था, लेकिन आपने कितनी छोड़ी? O2 को आपने केवल 17% छोड़ दी। और जो CO2 थी, ये CO2 थी, इस CO2 अंदर तो कितनी आपने ली? तो कितनी? 0.03%। आप छोड़ कितनी रहे हैं? CO2 आप छोड़ रहे हैं 4%। कितनी छोड़ रहे हैं? 4%। और जो आर्गन है, इसी आर्गन को आप कितनी छोड़ रहे हैं? ये 0.93% छोड़ रहे हैं। मतलब, और अदर जो बाकी गैसेस थी उन सभी को आप छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर केवल और केवल आप कौन सी गैस को ले रहे हैं? आपने जब 21% ऑक्सीजन को लिया था, 21% ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया था, तब क्या हुआ कि ये वातावरण के अंदर 21%, लेकिन आपने 17% थी वो तो वापस ऐसे की ऐसे छोड़ दी। तो इसका मतलब आपने कितनी ली? केवल 4% ली। और 4% CO2 आपने 0.03% ली, लेकिन आपने वापस बाहर कितनी दे रहे हो? 4%। इसका मतलब यहां पर कौन केवल भागीदार निभा रहे हैं? भागीदारी केवल ऑक्सीजन और CO2 ही निभा रहे हैं। खेल सभी इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। आई बात समझ में? अब देखो इनका किस तरीके से, सबसे पहले तो अपने को समझेंगे कि ये जो निःश्वसन है ये कैसे हो रहा है। निःश्वसन कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो अपन क्या समझेंगे? निःश्वसन कैसे हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं अपन। मैंने आपको कहा था कि आपके लंग्स, 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं ना, इस तरीके से ये 2 फेफड़े आपके होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? आपके दोनों लंग्स है। मैंने कहा था राइट लंग्स के 3 भाग और लेफ्ट लंग्स के 2 भाग होते हैं। ये बात आपको बता चुका हूं। यहां पर ये ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद में यहां से ये ब्रोंकियोल्स हो गए। ठीक है ना, ये ब्रोंकियोल्स है इस तरीके से, इस तरीके से ये ब्रोंकियल और ब्रोंकियोल्स, इस तरीके से ये होता है। और यहां पर आपकी कुपिकाएं उपस्थित रहती है, ये कुपिकाएं। ऐसा ही तो कुछ था डायग्राम में, पिछले डायग्राम मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब देखो, अब होता क्या है कि यहां से आपके निःश्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया निकलकर सामने आती है। ऐसी कैसी? मैंने कहा था कि यहां पर क्या होती है? ये डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल कैविटी अपन ने कहा था इसके बीच में बनती है, और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। यह बात आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है। और इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये कार्डियक नॉच इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये था आपका ट्रेकिया, ये क्या था? ट्रेकिया, और उसके ऊपर ये फेरिंक्स था, आपने पहले देखा हुआ है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इसके अंदर ये सी आकार के छल्ले।
ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां तक तो अपने को बात कवर है। अब देखो निःश्वसन की प्रक्रिया को समझो कि निःश्वसन वास्तव में क्या प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को एक बार समझने की कोशिश करना, और इसी प्रक्रिया को समझने के लिए आप इस वीडियोज पर आए हैं। देखो इधर, यहां पर जो होता है इसके नीचे एक डायफ्राम होता है, तन फुट जिसको अपन कहता है, आपने एनिमेशन के अंदर देखा था। क्या होता है, इसको नाम क्या देते हैं, डायफ्राम नाम देते हैं। ये डायफ्राम होता है, ये हो गया डायफ्राम। अब एक मैं आपको बता देता हूं, दाब और गैसों के अंदर सब, दाब और जो आयतन होता है उसके अंदर क्या संबंध होता है, जो अपोजिट होता है डायरेक्शनली। जो मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखो, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर आयतन बढ़ता है, आयतन यदि इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम होगा, आयतन अगर इंक्रीज होगा तो आपका जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। आयतन बढ़ता है तो दाब कम होता है, ये तो अपन सबको पता है, अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा है। तो यहां पर इस प्रक्रिया को समझो आप, ये इसी पर आधारित है, ये प्रक्रिया इसी पर आधारित है। कैसे, यदि यहां पर देखो, यहां पर जैसे आपने अंदर वायु आ रही है, कैसे आ रही है, आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम में क्या होगा, संकुचन। मैं आपको बता रहा हूं, केवल निःश्वसन के बारे में बता रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं निःश्वसन की जो प्रक्रिया होती है, निःश्वसन, निःश्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, निःश्वसन की प्रक्रिया के दौरान यहां पर देखो, इधर ये डायफ्राम है, इस डायफ्राम ने क्या किया, संकुचन किया। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम क्या करता है, संकुचन करता है। डायफ्राम में संकुचन का मतलब क्या हो गया कि जो डायफ्राम था ये फेफड़ों के नीचे इस तरीके से था, ऐसे था, ठीक है, और इस तरीके से संकुचित करते करते ये इस तरीके का होगा, ऐसे हो जाएगा। और जब डायफ्राम ऐसे हो जाता है इस तरीके से, अब इसके ऊपर फेफड़े हैं, ठीक है, डायफ्राम ऐसे हो गया, तो देखो ये डायफ्राम ने क्या किया, डायफ्राम ने संकुचन किया। कॉन्ट्रैक्शन किसने किया, आपके डायफ्राम ने किया। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करता है, उस समय क्या होता है कि यह जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े की जो बाहरी जो ये झिल्ली है, ये नीचे की तरफ आएगी। ये फेफड़ा है ना, इस फेफड़े के ऊपर बहुत सारी रिब्स है, आपने देखा था रिब केज, मैंने आपको बताई थी, और रिब केज से ऊपर पंजर की तरह बहुत सारी पसलियां जुड़ी हुई रहती है, और उन पसलियों के बीच बीच के अंदर कुछ मसल्स उपस्थित रहती है, मांसपेशियां उपस्थित रहती है, ठीक है। और आगे की तरफ होगी, उसको तो अपन कहेंगे जो बाह्य प्रसुपेशिया, और जो पीछे की तरफ होती है उसको क्या कहते हैं, अंत प्रसुपेशिया। आई बात समझ में, क्योंकि ये जो आपके फेफड़े है ये बीच में है, और इसको चारों तरफ से कौन गिर रहा है, मसल्स आपकी गिर रहा है, नीचे से कौन गिर रहा है, डायफ्राम गिर रहा है। आई बात समझ में, जब डायफ्राम संकुचित हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा, तब क्या होगा, इस पसलियों के अंदर भी क्या होगा, संकुचन होगा। तो कहने का मतलब जो अंतः प्रसुपेशियां हैं उनके अंदर भी क्या होती है, संकुचन होता है। तो मैंने लिख दिया पसलियों के अंदर भी अंतः पसलियां, अंतःपरसुक मांसपेशियां, अंतःपरसुपेशियां क्या करेगी, संकुचित होगी। क्या करेगी, संकुचित। और जब अंतःपरसुपेशियां संकुचित हो जाती है, अंतःपरसुपेशियां ने क्या किया, संकुचन कर दिया। अब जब दोनों ही संकुचन कर लेती है, संकुचित होने से क्या हो जाता है, संकुचित होने से इसका क्षेत्रफल इस तरीके से बढ़ जाता है। ये क्षेत्र है ना, ये जो वक्ष आपका, जो ये वक्षीय गुहा है, यहाँ पर है ना, ये वक्ष गुहा है, ये पूरा वक्षीय भाग है, इसका मतलब वक्ष गुहा होती है, तो वक्ष गुहा का क्या हो गया, आयतन बढ़ गया, वक्ष गुहा का वॉल्यूम था वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, तो वक्षीय गुहा का आयतन क्या होगा, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, वक्षीय गुहा का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बता चुका हूं, जब वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया मतलब जगह ज्यादा हो गई, और जगह ज्यादा हो गई तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, तो फेफड़ों के अंदर दाब कम हो जाएगा। किसकी तुलना में, जो बाहर आपका वायुमंडलीय दाब है, उस वायुमंडलीय दाब की तुलना में फेफड़ों का दाब कम हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपके फेफड़े हैं, फुफ्फुस है, फेफड़ों का दाब कम हो जाएगा, फेफड़ों का दाब कम हो जाएगा।
जब फेफड़ों का दाब कम हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर फेफड़ों का दाब कम हो गया, फेफड़ों के ऊपर दाब कम है, इसका मतलब फेफड़े भी दाब कम है, इसका बाहर गए तभी तो दाब कम हुआ, और वायुमंडल का दाब अधिक है। अब एक प्रक्रिया चलती है जिसको आपको पता है, विसरण की प्रक्रिया। उसके अंदर क्या होता है कि अधिक जो दाब होता है उससे कम दाब की ओर, अर्थात पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। जैसे आप इत्र की शीशी होती है, उसको कमरे के अंदर खुला छोड़ते हो, तो खुला छोड़ने पर क्या हो जाता है, इत्र पूरे कमरे में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जो इत्र की शीशी के अंदर का दाब था, इत्र के शीशी के अंदर का जो दाब था वो दाब अधिक था, किसकी तुलना में, जो आप बाहर कमरे का जो दाब था उसकी तुलना में क्या था, अधिक। इसीलिए तो क्या हो गया, अधिक से कम की ओर फैल गया। ठीक यही प्रक्रिया, जब दाब आपके फेफड़ों में कम हो गया और वायुमंडल का दाब अधिक है, तो सीधी सी बात है, वायुमंडल से जो बाहर की जो वायु है वो आपके फेफड़ों में प्रवेश करना शुरू हो जाएगी। और जब फेफड़ों में वायु बाहर की प्रवेश करना शुरू हो जाती है, इसी प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं निःश्वसन, प्रश्वसन, इंस्पायरेशन। क्या नाम देते हैं? इंस्पायरेशन। तो कहने का मतलब फेफड़ों का दाब कम, वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, वायु फेफड़ों में क्या कर जाती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है, वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। और वायु के फेफड़ों में प्रवेश करने से प्रवेश करती है, तो अपन इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं निःश्वसन। क्या नाम देते हैं? निःश्वसन नाम देते हैं, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अब इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा एक्सपायरेशन है भाई, एक्सहेलेशन जिसको कह सकते हैं, उच्च श्वसन कह सकते हैं। अब जो पहले का जो फेफड़े थे, अब वो फेफड़े क्या होता है, अब देखो इधर इधर ध्यान से समझना, जो ये फेफड़े, ये आपका डायफ्राम था, अभी अपन ने ऐसे किया था इस डायफ्राम। अब धीरे धीरे क्या होगा, फेफड़े शिथिलित होना शुरू हो जाए, फेफड़े शिथिलित होना शुरू हो जाए। और जब फेफड़े शिथिलित होना शुरू होते हैं तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो किसके टच हो जाएंगे, जो फेफड़ों की जो भित्ति थी उसके टच होंगे, जो आपने देखा था जो प्लूरल मेम्ब्रेन उसके टच हो जाएंगे। जैसे उसके टच होंगे, ठीक है, उसके टच हो गए तो वो फेफड़े क्या हो जाएंगे, फेफड़े भी शिथिलन होना शुरू हो जाएंगे। फेफड़ों के अंदर फेफड़े छोटे होना, तो वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। और जब वक्षीय गुहा का आयतन कम हो गया तो फेफड़ों का दाब बढ़ जाता है, फेफड़ों का दाब बढ़ जाता है। और जब फेफड़ों का दाब किसकी तुलना में बढ़ जाता है, तो बाहरी जो वायुमंडलीय दाब है, उस वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या हो जाता है, फेफड़ों का दाब बढ़ जाता है। और अपने को पता है वही विसरण की प्रक्रिया लगेगी, पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, अर्थात जो फेफड़ों के अंदर की जो वायु है वो बाहर चली जाती है। बात समझ में आई? अर्थात आपकी जो वायु कुपिकाएं हैं, उन कुपिकाओं के अंदर की जो वायु थी वो बाहर चली जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको निःश्वसन और उत्श्वसन के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है समझना, ठीक है। इसीलिए अब देखो, अब अपने को आगे क्या देखना है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो अपना दूसरा पॉइंट है, जो क्या है, गैसों का परिवहन। इस गैसों के परिवहन के ऊपर भी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि अपने इतना विस्तार से पढ़ना तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अपनी जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, तो जनरल साइंस में छोटी मोटी बातें जो यहाँ से पूछ लेते हैं उसको मैं बता देता हूँ, और कोशिकीय जो श्वसन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इधर जो गैसों का परिवहन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्या कहा था, जो आपके वायुमंडल में जो गैसें हैं वो सब गैसें क्या करती है, एक बार तो ब्रीथिंग के दौरान आपके फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, यही तो बताया था, ठीक है, यही तो बताया है। क्योंकि नाइट्रोजन थी 78% प्रवेश कर गई, वापस से बाहर भी कितनी निकलेगी, 78%। O2 थी 21% प्रवेश की, बाहर कितनी निकलेगी, 21% प्रवेश करके वो बाहर निकल जाती है, नहीं 17% बाहर निकलती है, कितनी निकलती है, 17%। और CO2 0.03%, ठीक है, ये बाहर कितनी निकलती है, 4%। तो कहने का मतलब बाकी तो सेम रहती है, लेकिन ऑक्सीजन और CO2 का जो विनिमय होता है, कौन सी गैसों का विनिमय होता है, ऑक्सीजन और CO2 का। और ये जो गैसों का विनिमय होता है ना, ये होता कहाँ पर है, तो फेफड़ों के अंदर। मैंने आपको बताया था जो वायु कुपिकाएं हैं, क्या नाम दिया था अपन ने, वायु कुपिका, मैंने आपको बताया था, और उसको अपन ने क्या नाम दिया था, एल्वियोलाई कहा था। और ये जो वायु कुपिकाएं होती है, इस वायु कुपिकाओं के अंदर तो क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है।
गैसों का विनिमय करवाता कौन है? जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन जो होती है, इस ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है आरबीसी का। आपकी रुधिर है, रुधिर कहाँ से आया? आपको पता है कि जो आपका हार्ट है, हार्ट से लंग्स के अंदर रुधिर आता है, ठीक है, हार्ट से लंग्स में रुधिर आता है। आपको बताऊंगा मैं आगे, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन सी जो फुफ्फुसीय धमनी है वो रुधिर को लाती है, और सिरा है, कौन सी सिरा है जो कि फुफ्फुसीय सिरा है वो रुधिर को ले जाती है, ये मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है ना। तो कहने का ये एकमात्र ऐसी है। तो देखो इधर जो वायु कुपिका है, वायु कुपिका के अंदर क्या आया? रुधिर आया। अब इस रुधिर को लेकर जाने का काम तो किसका होता है? रुधिर को लेकर जाने का काम किसका होता है? आरबीसी होती है। आरबीसी जहां पर, अब जैसे आपने 21% क्या कर लिया, ऑक्सीजन आपने ले लिया अंदर, ऑक्सीजन को लिया 21% अंदर, आरबीसी होती है ना, आरबीसी के अंदर होती है हीमोग्लोबिन। क्या होती है? हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन होती है वो 4 ऑक्सीजन को जोड़ती है। कितनी ऑक्सीजन को जोड़ती है? 4 ऑक्सीजन को जोड़ देती है। तो कहने का मतलब जो O2 का परिवहन है, ऑक्सीजन का परिवहन है, ऑक्सीजन का परिवहन याद रख लेना, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो आरबीसी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? और आरबीसी। और आरबीसी में कौन उपस्थित है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को जोड़ता है? 4 ऑक्सीजन को जोड़ता है। कितनी ऑक्सीजन को जोड़ता है? 4 O2 को जोड़ देता है। इसका मतलब तो ऑक्सीजन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। सीधी सी बात समझ में आ गई। अब देखो अगली मैं बात जो आपको बताने वाला हूं वो बात यह है कि CO2 का जो परिवहन होता है, किसका परिवहन? अपने को पता है कि CO2 का जो परिवहन होता है वो CO2 का परिवहन कैसे होता है? CO2 का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? CO2 का परिवहन अपन पढ़ने वाले हैं तो वो 3 तरीके से पढ़ने वाला है। एक तो अपन सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जहां से 70% CO2 होती है वो उसके द्वारा निकाल ली जाती है, तो वो होता है आपका बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बाइकार्बोनेट। तो पहला ही पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में कितनी CO2 बाइंड होती है? तो 70% जो CO2 होती है वो किससे? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवहित होती है, ठीक है। और जो बाकी जो बच जाती है, जैसे देखो 70% मैंने आपको बता दिया कि जो कितनी बच गई, तो यहां पर अपने को पता है कि जो 23 से 25% होती है वो आरबीसी। 23 से 25%, या ध्यान रखना, जो आरबीसी होती है, आरबीसी भी ले जाती है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आरबीसी नहीं ले जाती है। तो 23%, जो 23 से 25% होती है, 23 से 25% होती है, वो आरबीसी हीमोग्लोबिन के थ्रू ले जाती है, ठीक है। और जो कुछ गैसेज होती है वो बाकी, जैसे देखो यहाँ पर हो गया प्लाज्मा, 5 से 7% प्लाज्मा होता है रक्त के अंदर, वो ले जाता है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर प्लाज्मा का भी ध्यान रखना है, ठीक है। प्लाज्मा 5 से 7% परिवहन कौन करता है? CO2 का प्लाज्मा करती है। तो कहने का मतलब मैंने आज आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि जो CO2 का जो परिवहन होता है, CO2 का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है, आरबीसी के थ्रू होता है वो 23 से 25% होता है जो कि हीमोग्लोबिन द्वारा, और प्लाज्मा होता है वो 5 से 7% जो CO2 का परिवहन करता है, 5 से 7% वो होता है आपका, कौन होता है? प्लाज्मा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां तक तो आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आती हैं। अब 2 चीज मैं आपको और बता देता हूं। एक आपको ये याद रखना है, ज्वारीय आयतन क्या होता है, ठीक है। एक होता है ज्वारीय आयतन, ये पूछा हुआ है, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, इसको अपन टाइडल वैल्यू कहते हैं, टीडी के नाम से, टीवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइडल वैल्यू किस नाम से जानते हैं? टाइडल वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो वायु लेते हैं, आपके फेफड़ों के अंदर जो वायु लेते हैं, सामान्य वायु का लेना और सामान्य रूप से जो श्वसन करते हैं, ठीक है ना, उसी को अपन टाइडल वैल्यू या ज्वारीय आयतन कहते हैं। जितनी अपन ले सकते हैं ना, सामान्य रूप से जो लेते हैं उसको कहते हैं टाइडल वैल्यू। एक सामान्य मनुष्य जो अपने फेफड़ों में श्वास भरता है वो अपनी टाइडल वैल्यू होती है, और वो कितनी होती है? तो 500 ml। कितनी होती है? 500 ml, ठीक है। ये बात याद रखनी है अपने को, ठीक है। एक मैं आपको बता देता हूं कि जैविक क्षमता क्या होती है। जैविक क्षमता,
जैविक क्षमता, ठीक है, जैविक क्षमता जिसको अपन कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, इसको वीसी के नाम से जाते हैं, ये भी पूछते हैं। तो इसमें याद रखना ये होती है 5800 ml। ये होती क्या है कि फेफड़ों के अंदर आपके वायु के भरने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं जैविक क्षमता। क्या कहते हैं? जैविक क्षमता। और उसके मान होता है 5800 ml। कितना होता है? 5800 ml। ये 2 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो के अंदर आपने जो एनिमेशन देखा था उस एनिमेशन को एक बार पुनः देखिए, और इस जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, गैसों के एक्सचेंज की जो प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि आप यदि नए स्टूडेंट कोई जुड़ता है हमारे इस YouTube चैनल से तो उसको तो सब्सक्राइब बनता है, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए अच्छे से। और कमेंट करने से ना हमें पता चल जाता है कि किसने इस वीडियो को देखा है, ठीक है। तो आपको पूर्ण रूप से ये पता होना चाहिए कि यदि हमने इस वीडियो से हमारे को कुछ लाभ हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, ठीक है ना। तो जीडी क्लासेज में आज इतना ही इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।